बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अभी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे आपके पास दो मटेरियल है, एक छोटा मटेरियल है और एक बड़ा मटेरियल है, तो हो सकता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो। बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट आपके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे हमने देखा था आई इंटू ए स्क्वायर, हम ये मैग्नेटिक मोमेंट लिखते थे, तो यानी कि एरिया पर डिपेंड कर रहा था। ऐसे ही अगर अगर मटेरियल की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट जितना बड़ा आप पीस लेते जाएंगे मटेरियल का, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटाइजेशन क्या बोलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है कि कितना मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। यानी कि एक मैग्नेटिक मटेरियल को, ये हमने पहले पढ़ा मैग्नेटाइजेशन, यानी कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, यानी कि उसका एक्चुअल अब करंट कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेटाइजेशन होने के बाद पर यूनिट वॉल्यूम। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या मेजर कर रही है कि कितना डिग्री मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस हैं, मतलब कितना स्ट्रांग वो हो सकता है। डिग्री डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज बाय ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक पर्टिकुलर गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि कितनी डिग्री में ये किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, ये हम मेजर करते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से। सिंपली हम क्या करते हैं कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो परमिएबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। परमिएबिलिटी एज फ्रॉम द वर्ड इट इज क्लियर। जैसे क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर मटेरियल है और यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कितना परमिएट होगा, इसमें कितना परमिएट होना है, यानी कि इस मटेरियल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना परमिएट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी। तो बच्चों बहुत पहले बच्चों ने पूछा था कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो बच्चे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना अंदर की तरफ मैग्नेटिक, यानी कि ये मटेरियल कितने मैग्नेटिक फील्ड को परमिएट होने देता है, ये डिपेंड करता है इसकी परमिएबिलिटी पे। तो ये मैग्नेटाइजेशन यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इसकी परमिएबिलिटी पे। जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइड बाई परमिएबिलिटी। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि उसको मैग्नेटाइज करने के लिए जो अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द मटेरियल, जो भी एक्चुअली बाहर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा बी नॉट, अब इसके अंदर कितना पहुंच पाएगा वो डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी पे। तो परमिएबिलिटी विल डिफाइन कि how intensity of the magnetic field is permeable inside the material। दूसरा होता है हम relative permittivity की बात करते हैं, यानी कि किसी भी पार्टिकल की permeability को हम डिफाइन करते हैं permeability of the vacuum multiply by relative permittivity। और ये relative permittivity क्या होता है, relative permittivity को डिफाइन करते हैं इट्स नॉट permittivity, इट्स ए permeability। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। हम इन दोनों का रेशियो लेंगे और ये आ जाएगी हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितनी परमिएबिलिटी है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू नॉट वैक्यूम की परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। जब भी हमें पार्टिकल की परमिएबिलिटी निकालनी होगी हम म्यू आर इंटू म्यू नॉट करेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चों इस चैप्टर में ये टर्म्स ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछा जाता है इस टर्म्स के फॉर्म में पूछा जाएगा और आपको
बहुत कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, आपको सिंपली फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको वैल्यू सिंपली उठा उठा के, क्योंकि ये टर्म के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म कैसे रिलेट होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द measure of the ease with which the material can be magnetized। कितनी इजीली मटेरियल में मैग्नेटाइज होने की पॉसिबिलिटी है, टेंडेंसी है। इट्स अ टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज, यानी कि कितनी आसानी से ये मैग्नेटाइज हो सकता है कोई भी मटेरियल, उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बच्चों आप याद रखेंगे आई बाई एच से इसको हम डिफाइन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। हमने क्या बोला, जब भी एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंडक्शन की वजह से ये इसके अंदर क्या आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। लाइंस इज लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कंसंट्रेट इनसाइड द मटेरियल एंड इट रिजल्ट इन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। यानी कि ये जो बाहर वाले फील्ड की लाइंस होती हैं वो अंदर जाती हैं और उसको मैग्नेटाइज करती हैं। थर्ड पॉइंट इज मेजर ऑफ द डिग्री विद विच द लाइंस ऑफ फोर्स कैन पेनिट्रेट। यही बात करी थी हमने, परमिएबिलिटी क्या होती है, और परमिएट द मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। कितनी इजीली इस मीडियम को पेनिट्रेट करके हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा सकती हैं, दिस इज द मेजर ऑफ परमिएबिलिटी। नेक्स्ट इज permeability defined as the ratio of magnetic induction इन द मीडियम टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज बी बाई एच। जैसे हमने एच को डिफाइन किया था, एच वाज बी बाई म्यू। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि बाहर कितना फील्ड प्रेजेंट था और अंदर कितना मैग्नेटाइज हो गया, यानी कि ये अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है और बाहर कितना था, इनका रेशियो। बाहर तो अवेलेबल था बी और बट अंदर कर रहा है मैग्नेटाइजेशन कौन कर रहा है, एच कर रहा है। दिस इज द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो ये हमारी परमिएबिलिटी होगी, रेशियो ऑफ बी बाई एच। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल when magnetic material having cross section area A and the relative permittivity mu r। यानी कि आपको एक मैग्नेटिक मटेरियल दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन लाइन, there are two types of lines of induction pass through is one due to the magnetizing field and another due to the magnetic material itself being magnetized। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई भी मटेरियल है और इसके बाहर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H यहां पर पेनिट्रेट होगा, दूसरा क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि ये अपने भी एक मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। और इसमें दो तरह की लाइंस होंगी, दैट इज वन इज ड्यू टू इंडक्शन पास थ्रू, वन इज ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि एच, एंड अनदर ड्यू टू मटेरियल इटसेल्फ। मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन। तो यहां पर अगर हम टोटल फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, टोटल फ्लक्स डेंसिटी को हम लिखते हैं B विच कैन बी रिटन एज म्यू इंटू एच। देखो आपके पास दो लाइन होंगी, म्यू नॉट इंटू एच एंड म्यू नॉट इंटू आई। तो टोटल आपके पास देखो ये होगा B ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड, और दिस इज B ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज इंड्यूस्ड। ओके, दोनों होगा। तो हम मैग्नेटाइजेशन को बोल सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई, ये हुआ है टोटल मैग्नेटाइजेशन, और इंड्यूस कितना हुआ है, म्यू नॉट इंटू एच। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एच इंटू म्यू नॉट आई। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ एच से अगर डिवाइड कर दें
तो आपको ये मिल जाएगा बी बाई एच। आर एच एस में एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा म्यू नॉट और ये मिल जाएगा आई बाई एच। अब आप ये देखेंगे बी बाई एच को हमने डिफाइन किया है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और यहां पर ये म्यू नॉट इंटू वन आएगा और म्यू नॉट इंटू आई इंटू एच आएगा। आई इंटू एच को हमने डिफाइन किया है ससेप्टिबिलिटी। हमने क्या डिफाइन किया है? ससेप्टिबिलिटी। तो आप देखेंगे यहां पर ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू वन प्लस म्यू नॉट इंटू एक्स, ये आएगा। और अगर म्यू नॉट कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम वन प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है an iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetization field of 12 ampere meter. The permeability of material is this. Okay. तो आप ये देख सकते हैं यहां पर पूछा हुआ है परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। परमिएबिलिटी पूछा हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है, जरूरत नहीं है। आप इसमें देखेंगे कि आपको ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, तो आप देखो परमिएबिलिटी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू वन प्लस एक्स। ससेप्टिबिलिटी म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको 4 पाई इंटू 10⁻⁷ दे रखी होती है मीटर पर एम्पियर, और वन प्लस 599, तो ये आपके पास आ जाएगी 600 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो आप यहां से करेंगे यू विल गेट 2400 यानी कि 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इंटू 10⁻⁷। तो आपके पास ये हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा इन मीटर पर एम्पियर, ये हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ए विल बी द आंसर 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴। आप देखेंगे यहाँ पर 10 की पावर में 10⁻⁴ किस ऑप्शन में आएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ। तो यानी कि एक क्यूब दिया हुआ है आपको और उसकी साइड लेंथ भी दी हुई है, तो आप इसको क्यूब बना सकते हैं। आपको क्यूब की साइड लेंथ भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ओके। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। व्हेन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है बच्चों एच गिवन है आपको 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, और आप मैग्नेटाइजेशन आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁶ जूल्स पर टेस्ला, और वॉल्यूम आप निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी 10⁻⁶, क्यों सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका होल क्यूब करेंगे। आप ये भी लिख सकते हो -2 होल क्यूब। तो यू विल गेट, और हमें निकालना है इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम I/H से भी निकाल सकते हैं। तो I की वैल्यू आप देखेंगे दिस विल बी 20, और H की वैल्यू आपको 60 इंटू 10⁻³ ये मिल जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 1/3 इंटू 1/3 10⁻⁻, तो ये हो जाएगा आपका 10/3 इंटू 10⁻⁴ के अप्रॉक्स हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁴। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑप्शन मैच करेगा डी ऑप्शन मैच करेगा 3.33, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इतना एटम दिया हुआ है, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट 350 केल्विन, इसको मैं x1 बोल रहा हूं, और इट इज 2.8 इंटू 10⁻⁴। पैरामैग्नेट के दिया हुआ है, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन पर पूछा हुआ है।
तो बच्चों आपको याद होगा कि पैरामैग्नेट के लिए हम लिखते हैं सी म्यू नॉट बाई टी। सी म्यू नॉट बाई टी हम लिखते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए। ये लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि सी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो आई कैन से x1 t1 equals to x2 t2। Susceptibility at temperature 1 is x1 t1 will be equals to x2 into t2। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको 350 पर दे रखी है 2.4 सॉरी 2.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 350 इक्वल्स टू x2 और यहाँ पर हम 300 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास 3.267 इंटू 10⁻⁴ के आसपास आएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ए आंसर हो जाएगा आपका 3.267। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रॉड ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ रिलेटिव परमिटिविटी इज 1000। यानी कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 10⁻³ ओके। म्यू आर इज गिवन एज 1000 ओके। सोलेनॉइड में टर्न्स पर सेंटीमीटर एन की वैल्यू दे रखी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये दे रखे हैं। अगर इसमें हम मीटर निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टर्न्स पर 10⁻² मीटर। तो आपके पास आ जाएगा 1000 टर्न्स पर मीटर में आ गई ये वैल्यू। एंड करंट की वैल्यू आपको दे रखी है हाफ एम्पियर, यानी कि 1/2 एम्पियर इस पास थ्रू सोलेनॉइड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों एक आयरन रॉड है विच इज द कोर ऑफ द सोलेनॉइड की कोर की तरह हमने यूज करी है। तो आप देखेंगे यहां पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हम इसको n इंटू आई इंटू ए ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे देगी। तो यहां पर रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको 1000 दे रखी है। नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ लूप्स इंटू लेंथ इंटू आई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपके पास ये 1000 आ जाएगा, दैट इज 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ लूप्स इंटू आई इंटू एल इंटू ए, और ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, यू विल गेट m इक्वल्स टू 10⁻³ n की वैल्यू भी 10⁻³ है, i की वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू -10⁻³ है। आप ये देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा बी 5 इंटू 10⁻। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पढ़ते हैं हम डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों, इंडिविजुअल एटम के पास कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, यानी कि उनके मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इंड्यूस किया जाए तो इट इंड्यूसेस ए स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट विच इज प्रोपोर्शनल टू बी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर ये मटेरियल है और यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो यहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अंदर हो जाएगा और जो इसको अपोज करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगा। ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल बच्चों आपको पता होगा, एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जो सेम डायरेक्शन में होता है, इट विल गेट स्लो डाउन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विच हैव द मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जिन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो स्लो डाउन हो जाएंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो स्पीड अप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट में बच्चों आगे हम पढ़ेंगे लेंजिस लॉ में कि इंड्यूस्ड करंट आप मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है।
तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स का, वो स्पीड अप हो जाते हैं, और जो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, दैट इज द इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल हैं बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन एंड वाटर। ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड एंड फील्ड इनसाइड इज रिड्यूस्ड। When placed in non-uniform, bar tends to move from stronger to weaker. It is weakly repelled. Susceptibility is independent of temperature. यानी कि आप ये देख रहे हो, मटेरियल के बाहर अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाए तो ये मटेरियल उसको रिपेल करेगा। यहां मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे जाए तो इट विल बी रिपेल्ड, यानी कि स्लाइटली इस पर रिपल्शन फोर्स रहेगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं कि टेम्परेचर से कोई चेंज नहीं आएगा, और ये रेंज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? -1 से 0 के बीच में होगी, और रिलेटिव परमिटिविटी 0 से 1 के बीच में होगी। यानी कि या इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी फ्रैक्शन में होती है। आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं म्यू इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये पॉइंट फ्रैक्शन है, तो आपको पता चलेगा कि परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल विल बी लेस देन द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। क्योंकि ये वैक्यूम में तो ये फील्ड लाइंस एज इट इज चली जाएंगी, बट ये और उनको रिड्यूस कर दे रहा है, उनको रिड्यूस कर रहे थे। यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिड्यूस, दैट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है? इंडिविजुअल एटम्स के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम्स। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम से। अब क्या होता है, होने के बावजूद भी इसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये रख दिए जाए और टेम्परेचर लो हो, यानी कि कम टेम्परेचर पर, ताकि ये थर्मल मोशन जो रैंडम डायरेक्शन में, उनको रिड्यूस किया जा सके। इंडिविजुअल एटम्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ बी। तो क्या होता है कि इंडिविजुअल एटम्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, और इसका आंसर होता है एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल एंड फील्ड इज इनसाइड इज इनहेंस्ड। यानी कि यहां पर देखो, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो जाती हैं अंदर, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म बार विल टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रांग, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेट के पास अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा। ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और इस तरह से होती है पैरामैग्नेटिक की 1/टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसी को बोलते हैं हम क्यूरी लॉ। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इंडिविजुअल एटम्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर। कुछ इस तरह से होता है, देखो, इंडिविजुअल एटम दे इंटरेक्ट विद वन अनदर अलाइन देमसेल्फ इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर ए माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। यानी कि छोटे छोटे ऐसे पैचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस को, इनको हम डोमेन बोलते हैं, और इनमें जो छोटे पैचेस होते हैं, इनमें सारे मैग्नेट डाइपोल मोमेंट एक साइड में होते हैं। लेकिन ये पैचेस की डायरेक्शन सभी एक डायरेक्शन में नहीं होती है, ये पैचेस रैंडमली होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होती है, बट इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। दीज डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, हैंस नो बल्क मैग्नेटिज्म। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स ओरिएंट देमसेल्फ इन द डायरेक्शन। देखो, एक्सटर्नल में क्या होता है? सारी डोमेन एक डायरेक्शन में आ गई। साइमल्टेनियसली डोमेन ओरिएंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी एंड ग्रोज इन साइज। अब ये एक साइज में एक डायरेक्शन में आ जाती हैं, तो यहां पर मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाता है। इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन से होते हैं? आयरन, निकल और कोबाल्ट। क्या प्रॉपर्टीज होती है?
फील्ड लाइंस हाईली कंसंट्रेट होती हैं। व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ये इस तरह बिहेव करेंगे। अबव द क्यूरी टेम्परेचर दे विल बिहेव लाइक दिस, मतलब अबव द क्यूरी टेम्परेचर इनका प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, यानी कि ससेप्टिबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सम मेटेरियल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट्स बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी, इसीलिए उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। मतलब उनकी रेजिस्टेंस जीरो के टेंड हो जाती है तो सुपर कंडक्टर्स कहलाए जाते हैं। और परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म हो जाता है तो वो डाईमैग्नेटिज्म होता है। फील्ड लाइंस को कंप्लीटली रिपेल कर देते हैं और उनकी ससेप्टेबिलिटी -1 और म्यू आर जीरो हो जाता है, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाता है। हम मशीनर इसको बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टर। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है निडल N1, N2 एंड N3 आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ए मैग्नेटिक व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम विल। अब ये देखो, अगर कोई भी फेरो, पैरा एंड डाई है तो यहां पर फेरोमैग्नेटिक को तो अट्रैक्ट करने वाली है, तो अट्रैक्ट एन पैरामैग्नेट को, डायमैग्नेट को रिपेल करेगी। तो अट्रैक्ट N1 एंड N2 एन रिपेल N3। तो यहां पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, ये वीकली होगा और ये वीकली रिपेल होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थ्री आइडेंटिकल बार्स ए बी सी। तो आप इस फिगर से ही देख के बता सकते हैं दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डाईमैग्नेटिक एंड दिस इज फेरोमैग्नेटिक। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है ए बी सी डी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मैग्नेट व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म मेक द करस्पॉन्ड दीज बार्स विल बी डायमैग्नेटिक। तो आप ए क्या है? फेरोमैग्नेट है, ए फेरोमैग्नेटिक है। बी आपका क्या होगा? बी होगा डायमैग्नेटिक, बी डायमैग्नेटिक होगा। और सी पैरामैग्नेटिक। तो आपका आंसर अगेन बी सही हो जाएगा।